तो देन गाइस ये वाली वीडियो मैं बनाने वाला तो नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वन पीस मांगा को मैं उतना कुछ खास कवर करता नहीं हूँ। लेकिन वन पीस मांगा के लेटेस्ट चैप्टर यानी कि 1094 एंड 1095 में कुछ ऐसा हो चुका है जो कि आप लोगों को बताना जरूरी है और मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। जैसा कि गाइस इन चैप्टर्स में हम लोगों को पता चला है कि आखिर गॉड वैली आर्क में क्या हुआ था और आखिर शैंक्स का फादर कौन है। तो गाइस आगे इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को पहले दे देता हूँ एक बड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो गाइस अगर आप लोगों ने वन पीस से मांगा को रीड करा होगा तो आप लोगों को पता है कि वानो के इंसिडेंट के बाद जो हमारा स्ट्रॉ हैट का क्रू था वो वहां से चला गया था एगहैग आइलैंड पे डॉक्टर वेगापंक के पास, और वो लोग वहाँ पे डॉक्टर वेगापंक से मिलते भी हैं। लेकिन उन लोगों को तब वहाँ पे ये पता नहीं होता है कि एगहैग आइलैंड पे सिर्फ वही लोग नहीं पहुंचे, बल्कि वहाँ पे और भी कुछ लोग पहुंचने वाले हैं, जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुछ लोग जिसमें CP0 के मेंबर्स भी शामिल हैं और 30,000 प्लस मरीन सोल्जर एंड गाइस मरीन के 9 वाइड एडमिरल और एक हमारा एडमिरल किजारू, और गाइस इनके साथ वन ऑफ द 5 एल्डर्स में से एक सैटर्न भी वहाँ पे पहुंच रहा था। हाँ, लेकिन गाइस इनमें से सैटर्न अभी तक से इस आइलैंड पे नहीं पहुंचा था। लेकिन जो हमारे एडमिरल्स थे और जो लूची का ग्रुप था वो पूरा आइलैंड पे पहुंच चुका था और अभी वहाँ पे फाइट भी शुरू हो चुकी थी। तो गाइस लास्ट चैप्टर्स में हम लोगों को लूफी वर्सेस किजारू की भी फाइट देखने के लिए मिली थी और उसी के बाद से हमारा चैप्टर 1095 होता है स्टार्ट। और गाइस इस चैप्टर के स्टार्ट में जो वेगापंक 5 एटलस है वो सभी के सभी पूमा रोबोट को ऑर्डर दे रही होती है कि वो लोग फटाफट से आइलैंड पे जितने भी मरीन के सोल्जर्स हैं उन सभी को वहाँ से खत्म कर दे, उन सभी को वहाँ से भगा दे। तो क्या गाइस फिर बस ऑर्डर मिलने के बाद से ही सबके सब पूमा रोबोट्स वहाँ पे शुरू कर देते हैं तबाही। लेकिन तभी हम लोगों को ऊपर से कोई चीज आते हुए दिखती है। तो आखिर वो चीज क्या थी? तो गाइस वो लोग थे वेगा टैंक में बैठे हुए हमारे सांजी, फ्रैंकी एंड डॉक्टर वेगापंक, जिनके साथ वेगापंक 5 भी था, जो सब का सब नीचे आ चुके थे जहां पर कि लूफी वर्सेस किजारू की फाइट हो रही थी, जहां पे हमारा लूफी अपने गियर 5 यानी कि सन गॉड नीका फॉर्म में फाइट कर रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि आइलैंड पे सभी को यानी कि सांजी, लूफी एंड अदर्स को भी वहां पर एक अलग सी पावर फील होती है। और गाइस तभी आइलैंड के बीच में बनता है एक बड़ा सा सर्कल और उसमें से कोई ऐसी चीज बाहर निकलती जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। उस सर्कल में से निकलता है हमारा सैटर्न, जो कि अपने अवेकन फॉर्म में होता है। और गाइस जो कि बस देखने में ही फ्रीकिंग पावरफुल एंड वेल डिजाइन कैरेक्टर मेरे को अब तक से लगा है पूरे वन पीस मांगा का। सैटर्न के अपने इस फॉर्म में आते ही हम लोगों को वहां पर देखने को मिलता है एक और पावरफुल हाकी यूजर की प्रेजेंस, जिसकी गाइस हाकी की पावर से जितने भी मरीन के लो रैंक के सोल्जर्स थे वो लोग अनकॉन्शियस ना होके सीधा उन लोगों का सर फट रहा था, जैसा कि आप लोग इस पैनल में देख सकते हो। और गाइस हम लोगों को ये तो पता है कि अब तक से हम लोगों ने देखा है वन पीस एनिमे में कि जो भी हाकी होती है वो किसी भी अपने से लोअर लेवल के जो लोग होते हैं उन लोगों को अनकॉन्शियस कर देती है। लेकिन गाइस ये वाली हाकी की पावर कुछ अलग ही है, क्योंकि इसने सीधा का सीधा लोगों को खत्म करना चालू कर दिया है। सैटर्न की हाकी की पावर अनसीन एंड नेक्स्ट लेवल की ही पावरफुल थी, जिसको कि हम लोगों को एनिमे में अभी तक से तो नहीं दिखाया गया है। और गाइस फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लूफी वर्सेस किजारू की फाइट में लूफी वहाँ पर अनकॉन्शियस होकर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी पावर का अभी आ चुका है फॉल डाउन, जैसा कि उसके साथ वानो वाली फाइट में हुआ था जिसमें कि वो बुढ़ा सा बन जाता है। तो इसकी वजह से वो वहाँ पूरा अनकॉन्शियस होकर पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे सैटर्न किजारू से बोलता है कि तुम कैसे लोग हो, तुम लोगों से एक लूफी तक को नहीं मारा गया और ना ही तुम लोग यहाँ पे डॉक्टर वेगापंक को मार पाए। और गाइस किजारू वहाँ पे किसी जूनियर की तरह सैटर्न से माफी मांगते हुए बोलता है कि वो जैसे उसे माफ कर दे। और फिर हम लोग आगे चल के देखते हैं कि इस समय सैटर्न जिस फॉर्म में है, इस फॉर्म में गाइस हमारे स्ट्रॉ हैट का 90% क्रू उसके ठीक सामने ही खड़ा है। और इससे पहले कि गाइस सैटर्न वेगापंक के ऊपर अटैक करने जाता है, हम लोग देखते हैं कि बॉनी उसको स्टैप कर देती है अपने किसी स्वॉर्ड से। और गाइस यहीं पे हमारा चैप्टर 1094 हो जाता है खत्म। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 1095 चैप्टर, जिसमें गाइस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये सब देख के मरीन के सोल्जर सैटर्न की तरफ उसकी हेल्प करने के लिए भागे हुए आ रहे होते हैं। लेकिन तभी सैटर्न उनको देखते हुए बोलता है कि शांत रहो कीड़े मकोड़ों, अगर मैं चाहता तो मैं इस अटैक को डॉज कर सकता था, लेकिन उसने डॉज किया नहीं। और गाइस तभी सैटर्न अपने एक हाथ से बॉनी को पकड़ लेता है। उसके बाद सैटर्न बॉनी के ऊपर अपने कोई एक मिस्टीरियस सी पावर का यूज करता है, वहीं पे बॉनी खत्म। गाइस ये सब देख के जब सांजी उसको बचाने के लिए जाता है तो वही सेम पावर का यूज वो सांजी के ऊपर भी करता है और फिर सांजी भी वहाँ पे खत्म। और गाइस इस टाइम पे वो दोनों मरे तो नहीं है, लेकिन अभी वो लोग अनकॉन्शियस हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अटैक बॉनी ने सैटर्न के ऊपर करा था वो वाला अटैक भी अब हील हो चुका है, क्योंकि गाइस मेरे ख्याल से वो रिवर्स केस टेक्निक का यूज कर रहा है वहाँ पर। तो फिर हम लोग देखते हैं कि सैटर्न लूफी के ऊपर अटैक करने वाला होता है और हमारा लूफी अभी इस स्टेट में पहुंचा हुआ कि वो खुद से उस अटैक को डॉज तक नहीं कर सकता। लेकिन गाइस इससे पहले कि सैटर्न उसके ऊपर अटैक करे
हमारा फ्रैंकी लूफी को बचा लेता है। तभी गाइस हम लोग देखते हैं कि सैटर्न बॉनी को अपने हाथों के बीच और ज्यादा तेजी से ही दबा लेता है। फिर उसके बाद वो अपनी किसी ऐसी पावर का यूज करता है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रॉ हैट का पूरा क्रू और अदर मेंबर्स भी एक ही जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। वो लोग बोल तो सकते हैं मगर वो लोग अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं। और गाइस तभी यहाँ पे बॉनी बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूं क्योंकि तुमने मेरे फादर को मारा है। गाइस फिर सैटर्न बोलता है कौन? कुमा, उसका जन्म ही इसीलिए हुआ था। फिर गाइस हम लोगों को पता चलता है कि जो कुमा है वो किसी बीकानेर ट्राइब से बिलोंग करता था, जिस ट्राइब ने गाइस अपने पास्ट में कुछ क्राइम करा था। तो गाइस ये सब सुनते ही हम लोगों को बॉनी के माइंड में कुमा की एक मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि कुमा बॉनी के सामने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन पे डांस कर रहा होता है और वो बॉनी को बता रहा होता है कि सन गॉड नीका उसे बचाने के लिए आएगा एक दिन और वो उन लोगों को इन सभी चीजों से फ्री जरूर करेगा। तभी गाइस सैटर्न अपने हाथ को ऊपर की साइड में करते हुए सभी नेवी के सोल्जर्स को बॉनी के ऊपर एम करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे वेगापंक बोलता है कि वो बस एक छोटी सी बच्ची है, उसे छोड़ दो। तभी हमें बॉनी के माइंड में कुमा की एक और मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर बॉनी कुमा से बोल रही होती है कि क्या वो मेरे को बचाएगा। और गाइस यहाँ पे वो सन गॉड नीका की बात कर रही होती है। तभी कुमा बोलता है कि हाँ वो तुम्हें भी बचाएगा। और गाइस फिर इसके बाद हम लोगों को कुमा का पूरा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हम लोगों को पता चलता है कि गाइस जो कुमा का डैड है उसके अंदर बीकानेर ट्राइब का कुछ % ब्लड था, जो कि गाइस उनमें से ही कुमा में आ गया था। समहाउ वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये बात पता चल जाती है और वो लोग कुमा और उसकी पूरी फैमिली को, या फिर कहें कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के कहने पर सेलेस्टियल ड्रैगन ने कुमा और उसकी पूरी फैमिली को स्लेव बना दिया था और गाइस उनसे एक अलग ही लेवल की मजदूरी करवाते थे और गाइस उन्हें बहुत ज्यादा मारते भी थे। इसी बीच गाइस एक दिन कुमा का डैड कुमा को बोलता है कि अब तुम्हारी माँ नहीं रही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बीकानेर ट्राइब्स ने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया था जिससे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को इनसे इतनी ज्यादा दुश्मनी हो चुकी थी। तो गाइस दरअसल उनका बस यही क्राइम था कि वो लोग सन गॉड नीका को मानते थे, वो लोग सन गॉड नीका की वर्शिप करते थे। उन लोगों को लगता था कि एक दिन सन गॉड नीका आएगा और वो उन सभी को इन सभी मुश्किलों से फ्री करेगा। इसी बीच एक दिन कुमा का डैड कुमा के सामने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन पे डांस कर रहा होता है बस कुमा को खुश करने के लिए। तभी वहाँ पर एक सेलेस्टियल ड्रैगन आता है और वो कुमा को वन शॉट कर देता है, बस सिर्फ ये बोलकर कि वो बहुत ज्यादा ही लाउड था। आगे हम लोगों को पता चलता है कि आखिर 38 ईयर्स अगो गॉड वैली में हुआ क्या था। सेलेस्टियल ड्रैगन हर 3 साल में एक टूर्नामेंट कराते हैं ऐसे आइलैंड पे जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर ना आता हो। उस टूर्नामेंट का नाम था पॉपुलेशन इरेडिकेशन टूर्नामेंट। इसका मतलब गाइस इसमें वो लोग हंटिंग कराते थे। गाइस इसमें वो लोग किसी पूरे ट्राइब को या फिर किसी पूरे आइलैंड के लोगों का ही नामो निशान मिटा देते थे, खत्म कर देते थे। इसका मतलब गाइस अंधा ही खून खराबा यहाँ पे होता था। लेकिन गाइस जो गॉड वैली का किंग था वो इसके लिए मना करता है और तभी हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा जिसका चेहरा हमारे सैंग से बिल्कुल ही मिलता जुलता है वो वहां पर उस किंग का गला काट देता है, जिसका नाम होता है सेंट फिंगरलैंड गार्लिन, जो कि एक गॉड्स नाइट होता है। अब आप लोग खुद ही देखो और मेरे को बताओ कि क्या इसका चेहरा सैंग से मिलता जुलता नहीं लग रहा है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये शायद से सैंग का फादर हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टैंक्स है वो गोल्डी रॉजर को गॉड वैली पे ही मिला था। और हाँ वैसे आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे हम लोगों को सैटर्न भी देखने के लिए मिलता है जिसकी की एज बिल्कुल हमारे अभी के सैटर्न की तरह। इसका मतलब गाइस हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे एल्डर्स हैं उनकी एज शायद से बढ़ती ना हो या वो एक सडन पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर रुक जाती हो बढ़नी, जो एबिलिटी गाइस इन लोगों को इमॉर्टल बनाती है। अब गाइस ये कैसा हुआ ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन तभी हम लोगों को आगे इसमें बताया जाता है कि उस आइलैंड पे से कोई भाग चुका है। और आखिर ये कौन है ये आप लोग सोच सकते हो, ये कोई और नहीं, ये हमारा कुमा था जिसको कि आगे जाके कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और वो उसे वापस लेके जा रहे थे। लेकिन तभी उसको बचाने के लिए आते हैं 2 लोग, जिसमें से गाइस पहला था इवानकोव जो कि पहले लड़का था और एक गर्ल थी जिसका नाम था जिनी। तो आप में से ज्यादातर लोग लूफी की मदद कंसिडर कर रहे हो, लेकिन गाइस मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये शायद से कुमा की वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि गाइस जो इसके हेयर्स हैं एंड जो इसके हाथ में एक मीट का पीस है उससे हम लोगों को इस बात की हिंट मिल रही है। और गाइस यहीं पे वाला चैप्टर एंड हो जाता है। अगला चैप्टर इस वीकेंड पे आने वाला है जहाँ पे कि हम लोगों को गॉड वैली आर्क के बारे में और भी बहुत कुछ बताया जाएगा। तो गाइस उन सभी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो और अगर आप लोग चाहो तो इन सभी बाकी की वीडियोस को भी देख सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा उन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।